नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा और सीजीएल अड्डा 24/7 पर। आज सुनाने जा रहा हूं आपको वो विजय गाथा जिसे भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से लिखा है। भारतीय सेना के शूरवीरों के पराक्रम और शौर्य से कारगिल विजय पर फतेह हासिल की थी भारतीय सेना ने, और ये हम भारतीयों के लिए एक गर्व का क्षण था। हम भारतीय हमेशा अपनी भारतीय सेनाओं के शौर्य, पराक्रम, उनकी शूरवीरता पर हमेशा से गर्व करते रहे हैं, और यही कारण है कि हमारी भारतीय सेनाएं हमारे इस बड़े विश्वास का हमेशा से कर्ज उतारती रही हैं। दोस्तों, हम नमन करते हैं उन सभी के सभी वीर जवानों को जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए और देश की अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी तरह अपने प्राणों की आहुति दी। हम बात कर रहे हैं आज कारगिल विजय दिवस की। 26 जुलाई 1999 ये वो दिन था जिस दिन हमने कारगिल में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत की गई सभी की सभी चोटियों पर वापस से अपना अधिकार कायम कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे उन वीर जवानों की भी जिन्होंने परमवीर चक्र पाकर, महावीर चक्र पाकर, वीर चक्र पाकर हमारे देश के सम्मान को सुशोभित किया। आइए चर्चा करनी शुरू करते हैं कारगिल विजय दिवस पर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ खास अच्छे तो शुरू से ही नहीं रहे हैं। 1947 में दोनों देशों के बनने के बाद कश्मीर एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपना असहमति दिखाते रहे, और पाकिस्तान ने तो कश्मीर के ऊपर जुल्म भी ढाए, और पाकिस्तान ने लगातार अपने आक्रमणों को 1947 से ही कश्मीर के ऊपर जारी कर दिया था। ये लगातार आज तक भी चलता आ रहा है, जो कि प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। और यदि हम बात करें भारत के इस समय पर रिटेलिएशन की, तो भारत का रिटेलिएशन भी उतना ही बराबर कर रहा है। अच्छा, इसके बीच एक कहानी क्या है जो हमें बताती है कारगिल विजय दिवस के बारे में। दोस्तों, 1947 अगस्त में भारत और पाकिस्तान की आजादी, 1947 में ही कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण, उसके बाद भारतीय सेनाओं का कश्मीर में जाना और कश्मीर का भारत में विलय होना, आगे चलकर 1965 में एक बार फिर भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाना, जिस युद्ध में बहुत सारे क्षेत्रों में पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ते हुए भारत की सेना ने हासिल कर लिया था उस क्षेत्र को, परंतु बात यह है कि ताशकंद के समझौते में हमें वो वापस देना पड़ा। उसके बाद 1971 में एक बार फिर से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसमें बांग्लादेश को आजाद करा दिया गया, और दुनिया में विश्व युद्ध द्वितीय के बाद अगर सबसे बड़ा सरेंडर किसी ने किया है तो वह है पाकिस्तान की सेना, जिन्होंने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में 1972 शिमला समझौता हुआ, और शिमला समझौता में वही जो सरेंडर्ड सैनिक थे वो पाकिस्तान को वापस कर दिए गए। 1989 में भी कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू हुई, और ये एक प्रॉक्सी वॉर टेक्निक्स है, और ऐसा कहा जाता है डेथ बाय 1000 कट्स। कहते हैं कि यदि आप अपने से बड़े दुश्मन को हरा नहीं सकते तो उसके शरीर पर इतने घाव लगाओ कि धीरे धीरे खून बहते बहते ही उसकी मृत्यु हो जाए। कुछ यही तरीके से पाकिस्तान भी भारत के साथ करना चाह रहा है, लेकिन हमारे भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का कहीं कोई सानी है ही नहीं। और यही हमें 1999 में भी देखने को मिला, जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवादी भारत के कश्मीर वाले क्षेत्र में भेजे जा रहे थे। और एक बार तो ऐसा कुछ हुआ कि 1998 की सर्दी में पूरी तरह से बदलाव आ गया। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को आज कहानी सुनाने जा रहा हूं कि 1998 की सर्दी में क्या हुआ था, लेकिन उसके पहले इतना कहना चाहता हूं कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेके, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है, राखियों की प्रतीक्षा से दूर दानव की व्यथाओं, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है, बहन के विश्वास, भाई के सखा, कुल के दीपक, पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है, कंचनी मन चंदनी तन आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित कर गए सब कुछ हवन तुमको नमन है। हमारे देश की सेना के ये वीर जवानों द्वारा दिया गया बलिदान हमें प्रेरणा देता है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम देश के सेना के इन वीरगति प्राप्त सैनिकों की सभी भावनाओं को, विचारधाराओं को अपने हृदय में संजो कर रखें, ताकि जब भी हम देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर देश के लिए कुछ करने जाएं तो हमें यह समझ आए कि सर्वोच्च बलिदान देकर के भी कोई देश की आहुति में और देश के लिए अमर होने का काम करके गया है। दोस्तों, हमेशा से ये रहा है कि हम भारतीय सेना को एक
पिता के रूप में देखते रहे हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि भारतीय सेना एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा संस्थान है जो लगातार हमारे भारत की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता आया है। दोस्तों, कुमार विश्वास जी की ये लाइंस हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है जगह कारगिल जहां पर ये युद्ध हुआ। आइए इस कहानी को आप सभी लोगों को बताते हैं। और वो कहानी ये है कि भारत के 1999 वाले कारगिल युद्ध में कैसे 1998 की सर्दी में सारे इक्वेशंस पलटे, सारे समीकरण अलग हुए और फिर बदलाव आया। देखिए दोस्तों, ये जो मैप आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैप है वास्तव में कारगिल का। और कारगिल के इस मैप में मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं पीले रंग से, ये पीले रंग वाला हिस्सा भारत के कंट्रोल में आने वाला जम्मू एवं कश्मीर है। अब तो यह जम्मू एवं कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में चेंज हो चुका है, परंतु फिर भी एक हिस्सा जो भारत का होना चाहिए था, यह है मुजफ्फराबाद वगैरह का हिस्सा है। और ये मुजफ्फराबाद वगैरह के हिस्से में भारत का ही ये हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने गैर अधिकृत कब्जा किया हुआ है। और पाकिस्तान का ये जो गैर अधिकृत कब्जा है, ये आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान कहता है। एक प्रोविंस है जो है गिलगित बाल्तिस्तान, और गिलगित बाल्तिस्तान भारत के अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं 1947 में जब पाकिस्तान की सेनाएं भारत में घुसी थीं, तो पाकिस्तान की सेनाओं को भारतीय सेनाओं ने रोक दिया था। जहां पर भारतीय सेनाएं और पाकिस्तान सेनाएं रुकी, वहीं पर सीज फायर कर दिया गया। ये सीज फायर वाली जगह को आप देखें तो यहीं बगल में कारगिल है। और श्रीनगर से लेकर के लेह को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 1D कारगिल से होकर के ही निकलता है। नेशनल हाईवे नंबर 1D इन पाकिस्तानियों का पूरा निशाना था। दोस्तों, जब ऊपर की ऊंचाइयों पर, चोटियों पर सेनाओं के बंकर बने होते हैं, तो गर्मी के मौसम में फिर भी एक बार कश्मीर के और कारगिल के हिस्सों में ऊपरी बंकर पर रहा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर सर्दियों का मौसम आता है, सर्दियों के मौसम में दोनों आर्मीज के बीच में ये एक अनकही अंडरस्टैंडिंग है कि अपने बेस से, यानी अपने बंकरों से उतर करके पाकिस्तानी सेना भी अपने बेस में चली जाएगी और भारतीय बंकरों से उतर करके भारतीय सेना भी अपने बेस में आ जाएगी। और जैसे ही फरवरी मार्च का समय बीतता है, ठंड का मौसम जाता है, गर्मी का मौसम आने वाला होता है, उस समय पर फिर सेनाएं एक बार अपने बेस से और जा करके अपने बंकर्स में बैठती हैं ऊंचाई पर। लेकिन 1998 की सर्दी में कुछ उल्टा हुआ। और 1998 की सर्दी में पाकिस्तान की सेनाएं जो कि अपने बंकरों में बैठी थीं, भारत की सेनाओं के नीचे उतरने के बाद LOC को क्रॉस करके, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारत के बंकरों में छिपकर बैठ गईं। और जब 1999 में भारत की सेनाओं ने एक पेट्रोलिंग की, एक नॉर्मल दौरा किया कि देखें बर्फ कितनी पिघल चुकी है, क्या कंडीशंस है वहां की, उस समय पर कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में गई हुई उस पेट्रोलिंग टुकड़ी के साथ उन्होंने ज्यादती की और एक एक व्यक्ति को मार दिया। कैप्टन सौरभ कालिया को कहा जाता है फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ कारगिल वॉर। कारगिल के युद्ध में कैप्टन सौरभ कालिया के उन्होंने नाखून नोच डाले थे, आंखों में गर्म सलाखें झोंक दी थी, कुछ इस तरीके से उन्होंने टॉर्चर किया था जो कि शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता। ये बर्बर दृश्य था इस कारगिल के युद्ध की शुरुआत का। और हमारे पास कई सारे ऑप्शंस थे जब हमने ये देखना शुरू किया कि भारतीय बंकरों में पाकिस्तानी सैनिक घुसे पड़े हैं और वो प्रॉपरली रसद के साथ साथ उनके पास बंदूक, हथियार और सब कुछ एम्यूनिशंस अवेलेबल हैं। हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम पीछे से भी जा सकते थे और इन पर अटैक कर सकते थे, लेकिन नहीं। उस समय पर हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर आपको सामने से जाकर हमला करना है और अपने ही एरिया में रह करके ऑपरेशन को अंजाम देना है। ऑपरेशन से आपको अपने सभी के सभी पीक, सभी के सभी चोटियों को हासिल कर लेना है। राजपूताना राइफल्स, गुरखा रेजिमेंट, इसके अलावा जो जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स थे, ग्रेनेडियर्स थे, जाट रेजिमेंट थे, इन सभी रेजिमेंट्स ने मिलकर के कमाल का कार्य किया और वास्तव में 0.5140, 0.4875, टाइगर हिल, तोलोलिंग, इन सभी पर पुनः एक बार भारतीय सेना का अधिकार कायम कर दिया। देखिए, एक बात तो आप जानते हैं कि बटालिक में जब ऑपरेशन हुआ था तो 9 जून 1999 को लद्दाख स्काउट्स ने एक शानदार काम किया और सब्सिक्वेंट अटैक्स किए
.4875 पे, और 4875 गढ़ी, .5000 जुबेर कॉम्प्लेक्स, इन पर लगातार लद्दाख स्काउट्स ने लगातार अटैक करते हुए 7 जुलाई 1999 तक बटालिक पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। अब बात आती है द्रास में ऑपरेशन की। ये जो द्रास में ऑपरेशन थी, द्रास में तोलोलिंग और टाइगर हिल नेशनल हाईवे नंबर 1D के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे। नेशनल हाईवे नंबर 1, जो नेशनल हाईवे 1D है, वो नीचे से निकलता है और ऊपर यहाँ पर तोलोलिंग और टाइगर हिल है। कोई भी व्यक्ति आसानी से नेशनल हाईवे नंबर 1D को निशाना बना सकता है और उसको तोड़ करके वो भारत को कश्मीर को भारत से अलग भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया हमारी भारतीय सेना ने। कमाल के शौर्य और पराक्रम का परिचय। और दोस्तों, द्रास में भारतीय सेना ने टाइगर हिल और तोलोलिंग पीक, इन दोनों पर अधिकार किया, और इन दोनों पर अधिकार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। टाइगर हिल की लड़ाई जो थी वो 4 जुलाई 1999 को लड़ी गई थी, और 26 जुलाई 1999 को अंततः सभी के सभी चोटियों पर जिनमें पाकिस्तानी घुसे थे, उनमें से पाकिस्तानियों को मारकर और भगाकर अंततः हमारी भारतीय सेना ने सभी पॉइंट्स पर अपना अधिकार पुनः स्थापित किया। दोस्तों, यह शौर्य गाथा है, लेकिन इस शौर्य गाथा की आहुति भी बहुत बड़ी थी। हमने बहुत सारे सैनिक खोए, और ये जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, इनकी क्षतिपूर्ति तो बिल्कुल नहीं की जा सकती, बस सिर्फ इन्हें नमन किया जा सकता है। सुबह शाम अपनी प्रार्थनाओं में इन्हें धन्यवाद दिया जा सकता है, इन्हें याद किया जा सकता है। आप लोग भी जरूर याद करें, दीपावली पर हमारे वीर गति प्राप्त हुए सैनिकों को जरूर एक दिया जला करके उनका सम्मान करें, और ये आप लोगों द्वारा हमारे उन सभी वीर गति प्राप्त हुए सैनिकों को एक श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, सिंपल सी बात है, ऑपरेशन विजय। और ये जो देख पा रहे हैं आप, ये टाइगर हिल पर बैठे हुए हमारे सभी सैनिक हैं, जिन्होंने वापस से उस पूरे एरिया पर अधिकार हासिल किया था। 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी। दोस्तों, जो आप देख पा रहे हो, जनरल मनोज पांडे जी हैं, जो कि इस समय पर भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। 1 अप्रैल 1895 को आर्मी की स्थापना, लेकिन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, क्योंकि ब्रिटिश से पावर ट्रांसफर जो इंडियन जनरल को हुआ था, जनरल KM करियप्पा को, वो 15 जनवरी के दिन हुआ था। इसलिए 15 जनवरी 1949 को हम मनाते हैं हमारा आर्मी डे। सर्विस बिफोर सेल्फ, याद रखिएगा, सर्विस बिफोर सेल्फ का मतलब सेवा परमो धर्म, ये इंडियन आर्मी का मोटो है। और साथ ही साथ मिलिट्री डेकोरेशंस, जो सैन्य सम्मान होते हैं, वो युद्ध के समय पर दिए जाते हैं। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये युद्ध के समय पर। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये शांति काल के समय पर। वैसे अगर बात किया जाए परमवीर चक्र किन्हें किन्हें मिला था इस युद्ध में, तो दोस्तों, इनमें से 2 लोग पोस्थुमसली, यानी कि 2 लोगों को मरणोपरांत मिला, जिसमें से वीर गति प्राप्त होने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा जी को और कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी को। इनकी लाइंस हमेशा याद आती हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा जी को शेर शाह के नाम से जाना जाता था, कहते थे ये दिल मांगे मोर। और कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी कहते थे कि इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई कंप्लीट माई टारगेट, आई स्वेयर आई विल किल डेथ। कहते थे कि अगर ऐसा हो कि मैं अपना टारगेट कंप्लीट करने के पहले मौत से मिल जाऊं, तो मैं मौत को भी मार करके अपना टारगेट कंप्लीट करूंगा। और इनमें से 2 व्यक्ति, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार, ये जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स थे और ये ग्रेनेडियर रेजिमेंट के हैं। ये दोनों लोग अभी भी जीवित हैं, परमवीर चक्र विजेता हैं कारगिल युद्ध के। दोस्तों, ये है परमवीर चक्र, और यहाँ कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, यहां पर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, और ये राइफलमैन संजय कुमार जी हैं। परमवीर चक्र विजेताओं के इस लिस्ट के बाद मैं आप सभी से यह जरूर कहना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा कारगिल वॉर में पीक को एक बार फिर से पाने के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया था। और दूसरी बात, यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि और कौन सा ऑपरेशन है जो लॉन्च किया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, एयरफोर्स द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था सफेद सागर, और इंडियन नेवी द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था 1999 में जिसका नाम था ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन सफेद सागर क्रमशः इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस हैं। इंडियन आर्मी के ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय कहा जाता है।
याद रखेंगे इसके बारे में। दोस्तों, हु वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कारगिल वॉर? तो कारगिल युद्ध के समय पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे जॉर्ज फर्नांडिस जी। जॉर्ज फर्नांडिस जी की एक फोटो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मौजूद है आपके सामने। इस तरह से कारगिल विजय दिवस पर हम सभी सैनिकों को एक बार फिर से नमन करते हैं और हमारा अटमोस्ट ग्रैटिट्यूड हम शो करते हैं उन सभी सैनिकों को जिन्होंने वीरगति पाई और जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा। दोस्तों, मरने के पहले अगर मुझसे पूछा जाए कि आप अंतिम चीज़ क्या देखना चाहोगे, तो वो शायद ये फोटो होगी 1971 के युद्ध के बाद, जब भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया, तो पाकिस्तानी सेना के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत सितारा पाकिस्तान, सरेंडर कर रहे हैं हमारे जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने। मैंने इनका नाम इतना बड़ा बोला, एक्चुअली इनके टाइटल्स वगैरह हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं लेजेंडरी जनरल्स हैं हमारी इंडियन आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब, इनकी कहानी भी कभी आपको सुनाऊंगा, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, और इसके अलावा लेजेंडरी ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। कमाल का वो दृश्य था, और कमाल का ये दृश्य है 16 दिसंबर सन 1971 का, जब ऑपरेशन विजय पूरा हुआ था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, और पाकिस्तान की सेना ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, यानी सरेंडर कर दिया था। कैसी लगी कहानी दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में एक बार कि आपको कैसा समझ आया कारगिल युद्ध के बारे में। नमन करिए सैनिकों को, कमेंट में जरूर लिखिए जय हिंद। पहले कमेंट में से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐसे ही कंटेंट को आप बिल्कुल फ्री में लेते रहिए। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।